हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने जा रहे हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पूर्ण व्याख्या द्वारा और पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसे पुनः विस्तार से आज हम करते हैं। तो और यह पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सी टेट, यूपी टेट, रीट, केवीएस, डीएसएसबी एंड ऑल स्टेट टीईटी एग्जाम्स। तो आज हम पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है और उसी के साथ में पियाजे की जो वर्णन है उसके बारे में बात करते हैं। पियाजे का जीवन परिचय भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाया जाइए। और अब से हम साइकोलॉजी भी इसी चैनल पर पढ़ेंगे, एजुकेशन हब मास्टर चैनल। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं और उसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाया जाए ये भी बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द बिना देर किए। तो पुनः आपका हार्दिक स्वागत एजुकेशन हब मास्टर चैनल पर। और चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का जीवन परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 में और स्थान स्विट्जरलैंड के फ्रैंकोफोन क्षेत्र के नेउचटेल में हुआ था। नेउचटेल वहाँ की ग्राम कह सकते हैं या फिर वहाँ की एक प्लेस कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं। और उसी के साथ में जो फ्रैंकोफोन है वो उसका डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। उसी के साथ में स्विट्ज़रलैंड वहाँ का स्टेट है, सॉरी कंट्री है। उनकी मृत्यु की बात करें तो 16 सितंबर 1980 के अंतर्गत हुई थी, 16 सितंबर 1980। इसी के साथ में बात करें अगर उनके विशेषज्ञ के बारे में तो उन्होंने जंतु विज्ञान, चिकित्सक मनोविज्ञान आदि के अंतर्गत विशेष ज्ञाता है। उनके अगर प्रयोगों की बात करें तो उन्होंने अपने ही 3 साल के बच्चों के ऊपर प्रयोग किए। और इनकी प्रमुख पुस्तक के बारे में बात करें तो लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो आता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास और महामारी विज्ञान के दृष्टिकोण के सिद्धांत को एक साथ आनुवंशिक महामारी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे ही संज्ञानात्मक या मानसिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे बात करें तो जीन पियाजे के महत्वपूर्ण कुछ शब्दावली है, कुछ वर्ड मीनिंग है, उसे भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है संक्रिया, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या होता है? किसी भी वस्तु को तोड़ फोड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश करना ऑपरेशन कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज को तोड़कर उसे वापस बनाने की कोशिश करना ही ऑपरेशन कहलाता है। उसके बाद में उन्होंने शब्द को यूज लिया था जीववाद, जिसे एनिमिज्म भी कह सकते हैं, जो वस्तु को जीवित मारना, यानी कि किसी भी वस्तु को मतलब जीवित वर्ड में बोलना। इसी के आगे है आत्मसात्करण, यानी कि पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना। आत्मसात्करण का मतलब ये भी हो सकता है कि जो पहले सो ज्ञान है उसके साथ में जो नया ज्ञान प्राप्त हुआ है और उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत संशोधन करना। उसी के साथ में आगे पढ़ते हैं विशिष्टीकरण, नए विचारों का विस्तार। अगर पहले से कोई विचार प्राप्त हैं और
अगर पुनः कोई नया विचार आ रहा है तो उसको विस्तार से सोचना। आगे चलते हैं तो आता है संरक्षण, मूल आकृति को पहचानना। यानी कि यहाँ पर संरक्षण को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु को उसकी देखभाल में रखना, लेकिन यहाँ पर पियाजे के द्वारा संरक्षण का अर्थ अलग है, जिसका अर्थ है मूल आकृति को पहचानना। आगे पढ़ते हैं तो आता है वस्तु स्थायित्व, यानी कि वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व रहना। यानी कि वस्तु हमारे सामने नहीं है लेकिन उसका चित्रपटल हमारे मस्तिष्क में बना रहे, इसे ही वस्तु स्थायित्व कहते हैं। आगे आता है अपलटावीपन। इसका अर्थ होता है अपनी स्थिति में पुनः लौटना। पलटावीपन यानी अपनी को वापस पलटना, तो अपनी स्थिति में पुनः लौटना। उसके बाद में है अनुकरण, अपने बड़ों का अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब होता है दूसरों की नकल करना। इसी के आगे हम पढ़ते हैं वर्गीकरण बनाना। वर्गीकरण का अर्थ होता है समान वस्तुओं का एक समूह बनाना जो दूसरी वस्तुओं से भिन्न हो। यानी कि अलग अलग वस्तुओं में से समान वस्तुओं को अलग करके उनको एक साथ में रखना। उसी के साथ में आगे होता है कार्यकरण। कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे का कारण जरूर होगा। यानी कि कोई भी कार्य हुआ है तो उसका कारण जरूर होता है। यहाँ पर करण हम एक कारक के रूप में भी समझ सकते हैं। उसके आगे आता है संगठन। बच्चे अपनी जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कीमा वर्ड है, स्कीमा वर्ड का मतलब है जीन पियाजे की अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे मन मस्तिष्क में जो भी संक्रियाएं हैं या फिर जो भी हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी संश्लेषित हैं उसे हम स्कीमा कह सकते हैं। इसी के आगे बात करते हैं जीन पियाजे 1896 टू 1980 और उनका सिद्धांत। अब उनके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ये एक थे स्विच मनोवैज्ञानिक। इन्होंने बच्चों की शारीरिक और मानसिक हरकतों का गहन अध्ययन भी किया था। इन्होंने यह भी पता लगाया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वो भी अपने 3 साल के बच्चों के ऊपर प्रयोग करके। बालकों की गलतियां बताती हैं कि वे कैसे सोचते हैं। यानी कि इनका कहना है कि जब बालक गलती करते हैं तो उनकी गलतियां बताती हैं, उनकी गलतियां हम दूसरे लोगों को बताती हैं कि वे कैसे सोचते हैं। जब आगे बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया। जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उनका कहना था कि बालकों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग कर हम उसकी सीखने में मदद कर सकते हैं। यानी कि बालकों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग कर वे जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को देखकर हम उनकी सीखने में मदद कर सकते हैं। वो किस प्रकार, जैसे कि किसी ने गलती की है तो उस गलती को उसे बताकर और उसके अंतर्गत संशोधन करके। नेक्स्ट बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु संज्ञानी जीव नहीं होते हुए उनके बजाय बोधात्मक और
गत्यात्मक गतिविधियों द्वारा मनोवैज्ञानिक ढांचे अनुभवों से सीखने के संगठित तरीकों से खुद को पर्यावरण अनुकूल ढाल लेते हैं। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मानव शिशु संज्ञानी जीव नहीं होते हैं जन्म से, और उसके बजाय भी बोधात्मक और गत्यात्मक गतिविधियां करते हैं और मनोवैज्ञानिक ढांचों के अकॉर्डिंग अनुभवों से सीखते हैं और संगठित तरीकों से खुद को पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेते हैं। जैसे पर्यावरण के संकेत होते हैं उसी अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेते हैं। यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ हम समाज को भी कह सकते हैं। पियाजे के सिद्धांत की 3 प्रमुख कड़ियां हैं। 3 कड़ियां इस प्रकार हैं कि फर्स्ट है अनुकूलन का सिद्धांत और स्कीमा। इन कड़ियों को हम पुनः विस्तार रूप में भी पढ़ेंगे जस्ट आगे। दूसरा है एक चरण से दूसरे चरण में जाने की प्रक्रिया। तीसरा है इसी के साथ में संज्ञानात्मक सिद्धांत के 4 चरण, यानी कि इसका मतलब हमें स्पष्ट हो गया है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के 4 चरण होते हैं। इसी के साथ में आगे जब बढ़ते हैं तो जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या होता है। हम अभी उसकी बात कर ही रहे थे कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना ही स्कीमा है, यानी कि जो मस्तिष्क के अंतर्गत ज्ञान की व्यवस्थित संरचना है वही स्कीमा है। इसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है, या फिर इंग्लिश में हमें न्यूरॉन सिस्टम भी कह सकते हैं, उसे ही स्कीमा कहते हैं। इसी के साथ ही हम अनुकूलन जो हमने अभी इसके जीन पियाजे के सिद्धांत की फर्स्ट कड़ी है अनुकूलन और स्कीमा, तो इस स्कीमा हमने पढ़ा है। इसी के साथ में हम जब अनुकूलन पढ़ते हैं तो अनुकूलन को इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार ढलना पड़ता है। अनुकूलन के अकॉर्डिंग सूचनाओं को अपने हिसाब से डालना, यानी कि वो व्यक्ति सूचनाओं को अपने हिसाब से डालता है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समावेशन, यानी कि आत्मसात करना, इसे हम एसिमिलेशन भी कहते हैं, जो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। हमारे अंदर अगर पहले से कुछ ज्ञान है और उसी के साथ में हम कुछ नया सीख रहे हैं तो उसके साथ में संशोधन करके हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं तो आता है समंजन। समंजन क्या होता है? हमने अभी अनुकूलन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा जिसे कहते हैं समावेशन, तो सेकंड पार्ट है समंजन। समंजन को दूसरे रूप में समायोजन भी कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में अकोमोडेशन भी कह सकते हैं। इसे अगर विस्तार से पढ़ा जाए तो यह कह सकते हैं कि नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर या विरोध पैदा होता है, उस समय जानकारी को ठीक करते हैं और नवीन संशोधन प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसी के साथ में पियाजे ने अपने आप से बात करने की अहम केंद्रित भाषा भी कहा है। जब हम अपने मन में विचार करते हैं, जब हम अपने अंतर्गत अपने से बातें करते हैं तो इसे हम अहम केंद्रित भाषा भी कहते हैं। इसी के साथ में पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और बच्चों को जीन पियाजे ने नन्हे वैज्ञानिक कहा है। अपने नए सिद्धांतों के रचनाकार कहा है। बच्चों को बच्चे नई नई रचनाएं स्थापित करते हैं
और उनके रचनाकार कहलाते हैं। यह हम नहीं बल्कि जीन पियाजे कहते हैं। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। बच्चे अपनी समझ से आज जो साइंस के अकॉर्डिंग जो चल रहा है, साइंस सिटी चल रही है, जो वैज्ञानिकता चल रही है, उसका अनुमान बच्चे ही लगाते हैं। नई नई पीढ़ियों के बच्चे अनुमान लगाते हैं और उन्हीं अनुमान से आगे विस्तार भी करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन भी करते हैं। बच्चे दुनिया को देखकर अपनी समझ को सृजन करके उसके आगे अंतर्गत विस्तार भी करते हैं और अपना सृजन भी करते हैं, यानी कि उनका कुछ न कुछ नया सृजन कहलाते हैं और उसी सृजन के अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत संशोधन भी करते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो एक चरण से दूसरे चरण में जाने की प्रक्रिया आती है, यानी कि सेकेंड कड़ी है। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, उसकी सेकेंड कड़ी आती है एक चरण से दूसरे चरण में जाने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत यह होता है कि जब पहले से मौजूद स्कीमा और आसपास से प्राप्त नई जानकारी में टकराव पैदा होता है, तब दो में से किसी एक से काम होता है, यानी उसे आत्मसात कर सकते हैं, यानी कि उसे आत्मा में मिलाते हैं और आत्मसात कर सकते हैं ताकि नई जानकारी के लिए स्कीमा में जगह बनाई जा सके। उसे संशोधन करके छोटा रूप में बनाते हैं और उसी के साथ में स्कीमा में और जगह बनाते हैं, फिर उनका समायोजन किया जा सके और दोनों ही रूप में हम पर्यावरण के साथ हुई अंतःक्रिया के साथ कुछ अनुकूल अनुभव से गुजरते हैं। दोस्तों, आपसे पुनः एक बार निवेदन है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट ज़रूर करें और यह ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं तो आता है संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण। अब हम संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण हैं उसे विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले पढ़ते हैं 4 चरण कौन से हैं, उसके बाद में उनको एक एक बार में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है इंद्रिय बोधों और शारीरिक क्रियाकलापों का चरण। इंद्रिय बोधों यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, जो ज्ञान की इंद्रियां हैं उनका, और शारीरिक क्रियाकलाप यानी कि दिन भर में हम जो फिजिकल एक्सेप्टेंसी या फिर फिजिकल वर्क करते हैं उसका चरण। सेकंड होता है क्रियापूर्व चरण। इसी के साथ में थर्ड होता है ठोस क्रियात्मक चरण और आगे होता है अमूर्त क्रियात्मक चरण। इसके अंतर्गत शारीरिक क्रियाकलापों और इंद्रिय बोधों का चरण या फिर इंद्रिय बोधों और शारीरिक क्रियाकलापों का चरण को हम विस्तार से जब पढ़ते हैं तो यह जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों के अंतर्गत होता है। इसमें शारीरिक क्रियाकलाप करने की कोशिश बच्चे ज़्यादातर करते हैं, शारीरिक क्रियाकलाप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जब बच्चे 0 से 2 वर्ष के होते हैं और जब 2 वर्ष के आसपास में आते हैं तो उस समय बच्चे छोटी छोटे पदार्थों को उठाने की कोशिश करते हैं या फिर जिस वस्तु को वे आराम से उठा सकते हैं उसे उठाने की कोशिश करते हैं। और यह भी देखा है बच्चों के अंतर्गत जीन पियाजे ने, हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अनुकूलन या फिर अनुकरण ज़रूर करते हैं। जो लोग बड़े लोग काम करते हैं उनको देखकर उनके पीछे पीछे वे अगर बड़ी चीज़ नहीं उठा सकते तो छोटी चीज़ को उठाने का प्रयास जरूर करते हैं। इसी के साथ में इसकी शारीरिक क्रियाकलाप और इंद्रिय बोधों के चरण की खास पहचान बताएं तो वस्तुओं के स्थायी बोध का विकास होता है, यानी कि जो भी वस्तुएं देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं उनका
स्थायी बोध हो जाता है, स्थायी ज्ञान हो जाता है, वो उनके मस्तिष्क में बैठ जाती हैं स्कीमा के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं तो बच्चों का किसी गतिविधियों को बार बार दोहराना भी होता है इसी चरण के अंतर्गत, यानी कि बच्चे नई नई गतिविधियों को बार बार दोहराते हैं। एक गतिविधि करने के बाद में उसी गतिविधि को पुनः करने की कोशिश करते हैं। बच्चे इस दौर में भाषा का टूटा फूटा प्रयोग करने लगते हैं, यानी कि जब बच्चा 1.5 साल से 2 साल के मध्य होता है तो वो भाषा को टूटे फूटे शब्दों में बोलता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, माता को माँ कहता है, पापा को पा कहता है और भैया को भाई कहता है, यानी कि वो कुछ न कुछ टूटा फूटा बोल लेता है। जब आगे बात करें क्रियापूर्व चरण यानी कि दूसरे चरण की, तो यह चरण होता है 2 से 7 साल की उम्र तक और इसके अंतर्गत भाषा का विकास काफ़ी तेज गति से हो जाता है। इस चरण में संकेतों और कल्पना का उपयोग बखूबी रूप से कर लेते हैं। वो संकेतों और कल्पनाओं का उपयोग भी करते हैं, कल्पनाएं नई नई करते हैं। इसके साथ आसपास की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन भी कर लेते हैं। आसपास में जो घटनाएं घटित होती रहती हैं उनको देखकर उनके अंतर्गत वे घुसते हैं, घटनाओं को विस्तार पूर्वक देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश भी करते हैं। अपने अनुभवों व अवलोकन के बारे में अपनी समझ के हिसाब से व्याख्या करते, यानी कि जो अपने अंतर्गत अनुभव हैं उनका अवलोकन करके उनके समझ के हिसाब से व्याख्या भी करते हैं। जब हम नेक्स्ट चरण पढ़ते हैं तो आता है ठोस क्रियात्मक चरण। इसकी उम्र होती है 7 साल से 11 साल की उम्र तक और इसके अंतर्गत सोच व्यवस्थित और तार्किक होती है, यानी कि बच्चे इस समय अपनी सोच को व्यवस्थित बना लेते हैं और इसके अंतर्गत बच्चे तर्क वितर्क करना भी समझ लेते हैं। 7 साल से 11 साल के मध्य तर्क संगत तरीकों से समस्याओं का हल भी करने लगते हैं, यानी कि तर्क वितर्क के साथ में जो समस्याएं होती है उनको अच्छे तरीके से समस्याओं का हल भी निकालने की कोशिश करते हैं। और आत्म केंद्रित व्यवहार में काफ़ी कमी, इस तीसरे चरण में आत्म केंद्र की काफ़ी समस्या आती हैं, काफ़ी कमी आती है, आत्म केंद्रण नहीं होता है। आत्म केंद्र व्यवहार में काफ़ी कमी आती है। इसका मतलब यह है कि वे अपने खुद के विचार को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को बताना चाहते हैं और वे अपने आत्म केंद्रित यानी कि वे अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों से ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। इसी के साथ में यह भी कहा जा सकता है कि ठोस वस्तुओं के साथ की जाने वाली गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे ठोस वस्तुओं के साथ में गतिविधियां करते हैं और जिनकी उस ठोस वस्तुओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती हैं और घटना या गतिविधियों को मन में पलटकर भी देखते हैं। जब भी कोई घटना देख लेते हैं और उसके कई समय बाद भी वो घटना वे अपने मन में पलट कर यानी कि सोच कर देख सकते हैं, मन मस्तिष्क में समझ कर सोच कर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें और अंतिम चरण की बात करते हैं तो आता है अमूर्त क्रियात्मक चरण। अमूर्त क्रियात्मक चरण लगभग 11 साल से शुरू होता है और किशोरावस्था के अंत तक खत्म होता है। यहाँ से 11 वर्ष से शुरू होता है और जहाँ तक उनका अच्छे से विकास नहीं हो जाता वहाँ तक चलता है। अमूर्त क्रियात्मक चरण के आगे बात करें तो अमूर्त चिंतन की शुरुआत करते हैं। अमूर्त चिंतन की मतलब वे किसी भी चीज़ का बिना देखे उनका विचार से और उनको
अच्छे विचारों से सोचना, समझना या फिर उसके बारे में कल्पनाएं करते हैं। इसी के साथ में बच्चों द्वारा जटिल परिकल्पनाओं भी करते हैं। इसे भी हम अमूर्त चिंतन ही कह सकते हैं। अवधारणाओं को जोड़कर देख पाना, यानी कि अवधारणाएं होती हैं उनको नई नई अवधारणाओं को जोड़ना और उन्हें जोड़कर देखते हैं कि किस हिसाब से ये अवधारणाएं बनी हैं और उन्हें वो अवधारणाएं किस प्रकार काम करती हैं। इसी के साथ में वस्तुओं को काफ़ी बारीकी से वर्गीकृत करती हैं। वस्तुएं वर्गीकृत करना यानी कि एक जैसी वस्तुओं को अलग अलग व्यवस्थित तरीके से करना, किसी समस्या को उसके विभिन्न पहलुओं से परख करना, यानी कि जो भी उनके अंतर्गत समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को विभिन्न पहलुओं से परख करना, यानी विभिन्न पहलुओं यानी कि विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत उनका पता लगाना, उनका खोज करना। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और यहीं पर धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट ज़रूर करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पॉइंट पर बनाया जाए। यह वीडियो आपके यूपीटीईटी, टीईटी, सीटेट, डीएसएसएसबी आदि और स्टेट टीईटी एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से देखा जाए और पूरा का पूरा वीडियो देखा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।